Good morning, children. Welcome back in your SST class. Today we'll continue the same chapter of history, that is Indian National Movement. And our today's topic is Swadeshi Movement. In protest, the Indians started the Swadeshi Movement on 7th August 1905. तो प्रोटेस्ट में इंडियंस क्या स्टार्ट किए थे? स्वदेशी मूवमेंट 7th अगस्त 1905 में. दिस मूवमेंट इंक्लूडेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन गुड्स. इस मूवमेंट में ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे और इंडियन गुड्स का प्रमोशन हो रहा था. लेटर स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स बिकेम द चीफ फॉर्म्स ऑफ एजिटेशन फॉलोड बाय द कांग्रेस. बाद में क्या हुआ? स्वदेशी और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट जो था वो चीफ फॉर्म्स ऑफ एजिटेशन यानी आंदोलन का चीफ फॉर्म बन गया था, जो कि कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था. द टू मूवमेंट्स वेर इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, नेशनल बैंक, केमिकल वर्क्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज. ये जो दोनों मूवमेंट्स थे ये काफ़ी यूज़फुल हुए इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल मिल्स के एस्टेब्लिशमेंट में या नेशनल बैंक्स में, केमिकल वर्क्स और इंश्योरेंस कंपनीज में. जो वॉलंटियर्स थे दे डिलीवर्ड स्वदेशी गुड्स एट द डोर स्टेप ऑफ एवरी हाउस होल्ड. जो वॉलंटियर्स थे वो क्या करते थे? स्वदेशी गुड्स को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे. द मूवमेंट स्प्रेड टू ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल. ये जो मूवमेंट था वो सारे क्लासेस और सारे ग्रुप्स के लोगों तक पहुंचा. इवन वोमेन बिकेम पार्टिसिपेंट्स इन द मूवमेंट. यहाँ तक कि जो औरतें थी वो भी पार्टिसिपेंट थी इस मूवमेंट में. द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन केम फ्रॉम स्कूल बॉयज़ एंड कॉलेज स्टूडेंट्स. और सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो स्कूल बॉयज़ और कॉलेज स्टूडेंट्स का था. द गवर्नमेंट adopted repressive measures to crush the agitation, especially against the students. Processions and meetings were banned and leaders were imprisoned without trial. Tilak was sentenced to 6 years of rigorous imprisonment. तो गवर्नमेंट ने कुछ रिप्रेसिव मेजर्स लिए. ये जो आंदोलन था उसको क्रश करने के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के खिलाफ. प्रोसेशन और जो मीटिंग्स थी वो बैन कर दी गई. लीडर्स को इम्प्रिजन कर दिया गया विदाउट ट्रायल. तिलक को 6 ईयर्स की सख्त सजा सुनाई गई. मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट. थ्रू द पार्टीशन ऑफ बंगाल द ब्रिटिश शॉट द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म. बंगाल के पार्टीशन के साथ ही ब्रिटिशर्स ने कम्युनलिज्म का बीज जो है लोगों के हृदय में बो दिया था. दे एनकरेज द मुस्लिम्स टू फॉर्म ए सेपरेट पार्टी एंड फाइट थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स. वे मुस्लिम्स को इनकरेज करते थे कि आप सेपरेट पार्टी बनाइए और सेपरेट इलेक्टोरेट से फाइट कीजिए. द मुस्लिम थॉट दैट दे माइट लॉस देयर आइडेंटिटी इफ़ दे जॉइन द कांग्रेस. अब मुस्लिम्स को ये लगने लगा था कि यदि वो कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है वो अपनी आइडेंटिटी खो दें. सो इन 1906 नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ Dhaka and Prince Aga Khan founded the Muslim League to protect the interest of the Muslims with an idea of getting a separate electorate for Muslims. तो 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान जो कि ढाका के थे और प्रिंस आगा खान, इन दोनों ने मुस्लिम लीग को फाउंड किया. किस लिए? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम, जिससे इन मुस्लिम्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें. विथ एन आइडिया ऑफ गेटिंग ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम. और इनका आइडिया क्या था कि इन्हें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिले. द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग द सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1907. जो कन्फ्लिक्ट थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में वो और बढ़ गई. कब बढ़ गई? जब सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 था. सो द एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट द कांग्रेस इन दिस सेशन. तो एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया इस सेशन में. दिस केम टू बी नोन एज सूरत स्प्लिट. और इसी को सूरत स्प्लिट का नाम दिया गया. नाउ ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी.
The repressive measures of the government against the anti-partition movement and the extremists resulted the growth of revolutionary activities. तो जो repressive measures था गवर्नमेंट का, ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था उसके खिलाफ जो गवर्नमेंट का रिप्रेसिव मेजर्स था एंड द एक्सट्रीमिस्ट, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ गई थी। द यंग ब्रीड ऑफ द रेवोल्यूशनरीज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर फ्रीडम इन इटली, Ireland and Russia felt that passive resistance would not bring any success and the British should be expelled from India by force. तो जो नौजवान लोग थे रेवोल्यूशनरीज, ये इन्फ्लुएंस हुए थे, किससे प्रभावित हुए थे, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था आज़ादी के लिए, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था इटली में, आयरलैंड में, रशिया में, उससे ये प्रभावित थे और ये महसूस करते थे कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है, यानी कि नॉन वायलेंट अपोजिशन टू अथॉरिटी, यानी कि जो अहिंसा का मार्ग हम लोग अपनाते हैं, इट वुड नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस, इससे हमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, और ब्रिटिशर्स को शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंडिया बाय फोर्स, और ब्रिटिशर्स को इंडिया को भगाना होगा, कैसे, ज़बरदस्ती। दिस रिजल्टेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बाय द इंडियंस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी इंडियंस की, कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर, वो बढ़ गई। द मेथड ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वेर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स। जो मेथड्स थे रेवोल्यूशनरीज के वो बिल्कुल डिफरेंट थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों से डिफरेंट थे। दे वर इंस्पायर्ड बाय एन इंटेंस लव फॉर देयर मदरलैंड। ये किससे इंस्पायर्ड थे, ये इनकी मातृभूमि के प्रति जो प्यार था उससे इंस्पायर्ड थे। एंड वेयर स्पर्ड बाय एंथुजियाज्म टू रिस्ट फ्रीडम क्विकली फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द फॉरेनर्स बाय वायलेंट मीन्स। और वो प्रेरित थे किसके लिए, एंथुजियाज्म का मतलब होता है ईगर एंजॉयमेंट, इंटरेस्ट या अप्रूवल, ठीक है। टू रेस्ट मतलब इन वंस ओन इंटरेस्ट, उनके खुद के इंटरेस्ट में उन्हें फ्रीडम जल्दी से जल्दी चाहिए था। जो फॉरेनर्स थे उनके हाथ से फ्रीडम जल्दी से जल्दी चाहिए था, चाहे वो बाय वायलेंट मीन्स, चाहे उन्हें हिंसा ही करनी पड़ी तो क्या हुआ कि उन्हें जल्द से जल्द फ्रीडम चाहिए थी। देयर मेथड्स इंक्लूडेड, और उनके जो मेथड्स थे वो क्या इंक्लूड करते थे, फर्स्ट है सीक्रेट सोसाइटीज़ मैन्युफैक्चर्ड बम्स एंड अदर आर्म्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। उनकी सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, वो बम्स मैन्युफैक्चर करते थे और आर्म्स को इंपोर्ट करते थे अदर कंट्रीज से। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एसोसिएशंस ऑफ अनपॉपुलर इन्वॉल्वमेंट इन द असैसिनेशन ऑफ अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब जो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको उनका असैसिनेशन भी करना पड़े तो वो करते थे, उनको मार डालते थे। द प्रोपगेशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थ्रू न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड पैम्पलेट्स एंड एंगेजमेंट टू कलेक्ट मनी फॉर दिस पर्पस। ये क्या करते थे, इनके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे उसको प्रोपगेट करते थे न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, बुक्स के द्वारा या पैम्पलेट्स के द्वारा, और ये एंगेज रहते थे मनी कलेक्ट करने में इस पर्पज़ के लिए। द रेवोल्यूशनरीज डिड नॉट ट्राई टू जनरेट ए मास रेवोल्यूशन which remained their primary weakness। ये जो रेवोल्यूशनरीज थे वो कभी भी मास रेवोल्यूशन जनरेट करने की कोशिश नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि वो उनकी प्राइमरी वीकनेस बन जाता था। इंस्टेड दे चूज टू असैसिनेट ऑफिशियल्स टू अटेम्प्ट आर्म्ड अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स वेयर एवर पॉसिबल। उसके बदले वो क्या करते थे, वो जो अनपॉपुलर ऑफिशियल्स थे उनको असैसिनेट करते थे या ये आर्म्ड अपराइजिंग्स को अटैम्प्ट करते थे इंडियन सोल्जर्स जो थे उनकी हेल्प से जहाँ भी पॉसिबल होता था। नाउ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जोगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ
सन्याल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, दे वेर द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो थे वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडिंग मेंबर्स थे। इसको क्या कहते थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, विच वॉज फाउंडेड इन अक्टूबर 1924 एट कानपुर, जिसको अक्टूबर 1924 में कानपुर में फाउंड किया गया था। When the British government struck hard and arrested many of its prominent leaders and tried them in the Kakori conspiracy case in 1925, the Hindustan Socialist Republican Association was formed in 1928. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कठिन कदम उठाए और कुछ इस पार्टी के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अरेस्ट किया और एंड ट्राइड देम इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस इन 1925, देन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1928. On 9 and 10 September 1928, many of the major revolutionaries of northern India gathered secretly at Firoz Shah Kotla, set up a new collective leadership and elected Chandrasekhar Azad as their commander-in-chief. तो 9 और 10 सितंबर 1928 में जो मेजर रेवोल्यूशनरीज थे नॉर्दर्न इंडिया के, वो गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए सीक्रेटली। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला में। और उन्होंने एक न्यू एंड सेटअप ए न्यू कलेक्टिव लीडरशिप, और उन्होंने एक न्यू कलेक्टिव लीडरशिप को सेटअप किया और चंद्रशेखर आज़ाद को इलेक्ट किया उनका कमांडर इन चीफ। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे अडॉप्टेड सोशलिज्म एज देयर क्रीड, इंसर्टिंग द वर्ड सोशलिज्म इनटू देयर नेम। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि इन्होंने एडॉप्ट किया सोशलिज्म को एज देयर क्रीड, इंसर्टिंग द वर्ड सोशलिस्ट इनटू देयर नेम। उनके नेम में सोशलिस्ट वर्ड ऐड हो गया था। द HSRA was responsible for a number of major revolutionary activities. HSRA जो है बहुत सारी मेजर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। दे अटेम्प्टेड टू ब्लो अप वाइसरॉय इरविन्स ट्रेन नियर दिल्ली इन 1929। उन्होंने वाइसरॉय इरविन की जो ट्रेन थी दिल्ली के पास 1929 में, उसको ब्लो अप करने की कोशिश की। देयर वर मेनी सिमिलर इंसिडेंट्स इन द टाउन्स ऑफ पंजाब एंड यूपी इन 1930। इसी तरह के कुछ सिमिलर इंसिडेंट्स जो हैं पंजाब और यूपी के टाउन में देखने को मिले 1930 में। वन ऑफ देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट वाज द थ्रोइंग ऑफ बम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ऑन 8 अप्रैल 1929। इनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या थी? जो इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 में। द बम देमसेल्फ वेयर नॉट इंटेंडेड टू इंजूर एनीवन। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को इंजूर करना नहीं था, रादर इट वाज हर्ल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। बल्कि इसको फेंका गया था जिससे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर सके। नाउ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। द revolutionaries set up their societies in several foreign countries like USA, Germany, Singapore and the Middle East Asia. रेवोल्यूशनरीज ने अपनी सोसाइटी सेटअप की थी बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे USA हो गया, जर्मनी, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट। Among them, the गदर पार्टी इन अमेरिका became most renowned. इसमें से गदर पार्टी जो कि अमेरिका में थी वो most renowned हुई। The revolutionary activities in the Indias continued till about the end of the World War First. और ये revolutionary activities जो थी इंडियंस की, ये कब तक कंटिन्यू हुई?
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक। द रेवोल्यूशनरीज हाउएवर फेल्ड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस। द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू repression and passed several laws to crush the revolutionary movement। जो रेवोल्यूशनरीज थे हालांकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सके, यानी कि इंडिपेंडेंस उन्हें नहीं मिल सकी। द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड, लेकिन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की कुछ रिप्रेसिव एक्टिविटीज़, मतलब वो उनके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को सप्रेस करने की कोशिश किए। एंड पास सेवरल लॉस, और कुछ लॉस पास किए टू क्रश द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जिससे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को वो क्रश कर सकें। द गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड एट सैन फ्रांसिस्को इन अमेरिका ऑन 1 नवंबर 1930 बाई लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी जो थी वो सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में बनी थी 1 नवंबर 1930 में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। The party started a weekly paper, Gadar means rebellion in English, हिंदी, उर्दू, मराठी एंड गुरुमुखी। तो पार्टी ने क्या स्टार्ट किया था? एक वीकली पेपर स्टार्ट किया था, गदर। इसका मतलब रेबेलियन होता है इंग्लिश में, हिंदी, उर्दू, मराठी और गुरुमुखी लैंग्वेज में। Now constitutional reforms. As the nationalist movement gained momentum, the British brought some constitutional reforms. Let us read some of them. जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, जब वो थोड़े मोमेंटम गेन किए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए। हम उसको वन बाय वन पढ़ेंगे। द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म was passed by British Parliament in 1909 to appease the moderates of the Indian National Congress and the leaders of the Muslim League। जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1909 में, जिससे वो मॉडरेट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के लीडर्स को खुश कर सकें। द मेन फीचर्स ऑफ द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 वेयर: फर्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। पहले तो इनके मेंबर्स को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को एक्सटेंड करना था। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन। देन अंडर द सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम वेर गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव टू दिस काउंसिल्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट के अंडर में क्या था? मुस्लिम्स को वो राइट दिया गया कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकें इन काउंसिल्स में। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कम्युनल इलेक्टोरेट्स। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो प्रोटेस्ट किए कम्युनल इलेक्टोरेट्स के खिलाफ। द नेशनल यूनिटी वॉज शैटर्ड विथ वन ब्लो, और इस तरह से जो देश की एकता थी वो एक ही ब्लो में वो बिखर गई। महात्मा गांधी एक्सप्रेस्ड हिज डिसअपॉइंटमेंट बाय सेइंग दैट द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स हैव बीन आवर अनडूइंग। और गांधी जी ने अपने डिसअपॉइंटमेंट को कैसे व्यक्त किया? उन्होंने कहा कि जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म है यही हमारे डाउनफॉल का कारण है। नाउ लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड इन अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। एक जो महत्वपूर्ण कदम था हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ, वो था लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स वेर गैदर्ड the anti-British feelings were generated among the Muslims following a war between Britain and Turkey, which opened the way for Congress and Muslim League unity। तो एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग जनरेट हो गई थी मुस्लिम्स के अंदर। कब जनरेट हुई? जब एक वार हुआ ब्रिटेन और तुर्की के बीच में, और उसने रास्ते खोल दिए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यूनिटी के। बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हैड सेशंस एट लखनऊ इन 1916। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक सेशन हेल्ड किया था लखनऊ में 1916 में। द कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड बोथ ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली डिमांडेड डोमिनेंस स्टेटस फॉर द कंट्री।
जो कांग्रेस थी उसने एक्सेप्ट किया, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स था उसको एक्सेप्ट किया, और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली डिमांड किए डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? ये सेमी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हैं ब्रिटिश की कंट्री के लिए, उन्होंने डिमांड किया। द एक्सट्रीमिस्ट वेयर ऑल्सो रीएडमिटेड इनटू द कांग्रेस एट दिस सेशन। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि पार्टी से बाहर चले गए थे, दे वेयर रीएडमिटेड इनटू द कांग्रेस एट दिस सेशन। नाउ Montagu Chelmsford Reform 1919. During World War I, the British had realized the need for a change in their policies towards India. जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था तो ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि हमें अपनी पॉलिसीज़ जो हमारी हैं इंडियंस के प्रति, उसमें थोड़ा चेंज लाना ज़रूरी है। द इंडियंस हैड हेल्प देम इन द वार जनरसली। इंडियंस ने जनरसली फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनकी हेल्प की थी। पब्लिक ओपिनियन इन ब्रिटेन वाज इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग ए मोर लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियंस। तो जो पब्लिक ओपिनियन था ब्रिटेन में वो इनके फेवर में था कि इंडियंस के प्रति जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उन्हें और लिबरल होना चाहिए। देयरफॉर इन 1917 द देन सेक्रेटरी ऑफ the state Montagu declared that the aim of the British policy in India was the gradual development of self-governing institutions. तो उस टाइम जो सेक्रेटरी स्टेट के थे 1917 में वो थे मॉन्टेग्यू, और उन्होंने डिक्लेयर क्या किया कि जो एम है ब्रिटिश पॉलिसी की इंडिया में वो क्या है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, कि ग्रेजुअली सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इंडिया में डेवलप होंगे। देयर पर्पस वाज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। उनका पर्पस क्या था? कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन होना चाहिए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया में एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये जो है जो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया में, ये ब्रिटिश एम्पायर का एक इंटीग्रल पार्ट है। द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वेयर पास्ड इन 1919 विद एन एम टू ग्रेजुअली डेवलप सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था जो कि पास हुआ था 1919 में, इनका एम क्या था? ग्रेजुअली डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है? सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इंडिया में। मेन फीचर्स ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वेयर दीज, और जो मेन फीचर्स थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के वो हैं: द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज टू कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, द काउंसिल ऑफ द स्टेट अपर हाउस एंड द काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था ये 2 हाउसेस से कंसिस्टेड था। फर्स्ट है द काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस कहलाता था, दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस है। द टेन्योर ऑफ द अपर हाउस वाज 5 years एंड ऑफ द लोअर हाउस 3 years। जो टेन्योर यानी टाइम पीरियड था अपर हाउस का वो 5 years था और लोअर हाउस का 3 years था। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस। जो सिस्टम ऑफ डायरकी यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बाय 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज, उसको डायरकी कहते हैं। तो जो सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस था। अंडर डायरकी बोथ द इलेक्टेड इंडियन लेजिस्लेटर्स एंड द अपॉइंटेड ब्रिटिश ऑफिशियल्स शेयर्ड पावर। इसमें क्या था? जो इलेक्टेड इंडियन लेजिस्लेटर्स थे और जो अपॉइंटेड ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो पावर शेयर करते थे। नेक्स्ट, बिसाइड मुस्लिम्स अदर माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस वेर ऑल्सो गिवन द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम्स के अतिरिक्त और भी जो माइनॉरिटीज़ थी जैसे कि सिख हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, क्रिश्चियंस हैं, यूरोपियंस हैं, इन्हें भी राइट मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट्स मिल गए थे। नेक्स्ट, न्यू रिफॉर्म्स वेयर टू बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 10 years। और जो नए रिफॉर्म्स थे वो 10 years के बाद ही इंट्रोड्यूस हो सकते थे। द मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वेयर नॉट एक्सेप्टेड बाय मोस्ट पीपल इन इंडिया एज दे फेल फार शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडियंस। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे इनको ज़्यादातर इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों?
क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे ये बहुत कम थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।